कहानी शुरू होती है साल 1952 से। हम कुछ लोगों को एक बोट में चढ़कर चरणदासपुर जाते हुए देखते हैं। एक लड़की पूछती है, हम इस दिन का कब से इंतजार कर रहे हैं। एक औरत जवाब देती है, करीब 14 साल से। लड़की फिर पूछती है, लेकिन ये सब मुमकिन कैसे होगा। औरत कहती है, ऊर्जा की वजह से, क्योंकि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। उसी वक्त रुक्मिणी नाम की एक औरत एक तहखाने के अंदर आती है। वहाँ उसके सामने एक अजीब सा यंत्र रखा होता है। पास में एक आदमी की लाश पड़ी होती है, जिसका खून एक नली के जरिए एक यंत्र में डाला जा रहा था और वहीं से वो खून किसी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा था। असल में वो सभी लोग एक कल्ट के सदस्य हैं, जिसका नाम है आयास्थियंस। और जो औरत यंत्र चला रही थी वो कहती है कि आज हमारे जीवन का ऐतिहासिक दिन साबित होने वाला है। उधर गांव वाले बहुत गुस्से में है, क्योंकि उनके गांव से लगातार लोग गायब हो रहे थे। उन्हें लगता है कि ये सब एक डायन और उसके काला जादू करने वाले लोगों की वजह से हो रहा है। इसीलिए वो सोचते हैं कि अब उन्हें इन सबको खत्म कर देना चाहिए। जैसे ही रुक्मिणी को पता चलता है कि गांव वाले उनकी ओर बढ़ रहे हैं, वो जल्दी से डेड बॉडी में एक नीले रंग का मणि लगा देती है। कल्ट के बाकी सदस्यों से कहती है, आज का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक बनने वाला है और इस बार हम कामयाब होकर रहेंगे। और जो लोग हमारी राह रोकने के लिए आ रहे हैं, हमें उनके खिलाफ लड़ना होगा। गाँव वाले तहखाने के बाहर पहुँच जाते हैं और कल्ट के सभी सदस्य दरवाजा बंद रखने की कोशिश करते हैं। उधर यंत्र धीरे धीरे अपना काम कर रही होती है, जिससे बॉडी में खून ट्रांसफर हो रहा था और एक लाश धीरे धीरे जिंदा होने लगती है। लेकिन तभी कोई उस बॉडी में आग लगा देता है, जिससे रुक्मिणी गुस्से में चिल्ला उठती है। एक औरत उसे कहती है, यास्त बनाने का सपना तुम्हें पागल बना देगा रुक्मिणी, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, इससे पहले कि गांव वाले तुम्हें मार दें। तभी एक लड़की मोक्ष यंत्र और वो नीली मणि उठाकर रुक्मिणी के साथ वहाँ से निकल जाती है। गाँव वाले अंदर आते हैं और कल्ट के सदस्यों से लड़ाई शुरू हो जाती है। एक औरत एक गाँव वाले के सामने जाती है और पीले रंग वाले किसी लिक्विड से भरा एक कंटेनर तोड़ देती है, जिससे वहाँ जोरदार धमाका होता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। हम विक्रम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो ट्रेन में सफर कर रहा था। वो किसी लड़की को याद कर रहा था। ट्रेन में वो अपने पापा विश्वनाथ के साथ होता है। वो सभी लोग चरणदासपुर जा रहे थे, जो उनका गांव है, और उनके साथ अभिषेक नाम का एक और लड़का भी होता है। हमें पता चलता है कि विक्रम दिल्ली पुलिस में है। ये सुनते ही अभिषेक के चेहरे का रंग उड़ जाता है। विक्रम बस उसे ही देखता रहता है। वो ये भी नोटिस करता है कि अभिषेक का अंगूठा कटा हुआ है और उसे समझ आ जाता है कि अभिषेक प्रेस में काम करता है। खैर, इसके बाद विक्रम और उसके पापा विश्वनाथ चरणदासपुर में अपने घर पहुंच जाते हैं। बाहर एक बुजुर्ग चाचा बैठे होते हैं जो विश्वनाथ का मजाक उड़ाते रहते हैं और उसे श्रीकांत समझ लेते हैं, जो कि विश्वनाथ का भाई था। फिर दोनों बाप बेटे अंदर आते हैं। विश्वनाथ वहाँ अपनी पत्नी को बहुत याद कर रहे थे। विक्रम को भी किचन में अपनी माँ की परछाई सी दिखती है, जो शायद अब इस दुनिया में नहीं है। बचपन में विक्रम का एक भाई था, पवन, जिसकी एक हादसे में मौत हो गई थी। उसी वक्त उसकी माँ भी गायब हो गई थी और फिर वो कभी नहीं मिली। उधर हम देखते हैं अभिषेक को, जो एक फोटोग्राफर है। वो गंगा घाट के किनारे लोगों की तस्वीर खींच रहा था। तभी उसे एक आदमी वेंकट का कॉल आता है, जो उसे कहता है, सुजय और विजय निकल चुके हैं और अब लोकेशन पर पहुंच रहे होंगे, तुम्हें भी वहां पहुंचना है। असल में सुजय और विजय चरणदासपुर के लोकल गैंगस्टर हैं। वो चीफ मिनिस्टर के असिस्टेंट से मिलते हैं और उसे ढेर सारा पैसा देते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो उनकी मदद करेगा तो अगली वोटिंग में वो चीफ मिनिस्टर को ही जितवाएंगे। वहीं दूसरा आदमी मिस्टर अवस्थी पूछता है, यहाँ जो लोकल पॉलिटिशियन है अनन्या भारद्वाज, उसका क्या। तभी वो देखता है कि अभिषेक बाहर से उनकी तस्वीर खींच रहा था। इसलिए विजय अपने आदमियों को भेजता है उसे पकड़ने के लिए। विजय किसी तरह छिपकर अपनी जान बचा लेता है। अगली सुबह विक्रम अपने दोस्त प्रमोद से मिलता है, जो भी यहाँ पुलिस की नौकरी करता है, और फिर विश्वनाथ गंगा में डुबकी लगाने चला जाता है। उसका दोस्त पूछता है, कविता कैसी है। विक्रम निराश होकर जवाब देता है, जैसी थी वैसी ही है। उधर विश्वनाथ को गंगा में अचानक एक बॉडी दिखती है। उसमें एक कटा हुआ सिर था और उसके चारों तरफ 2 कटे हुए हाथ और 2 कटे हुए पैर लगे हुए थे। विश्वनाथ डर के मारे चिल्लाने लगता है और लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। पुलिस विभाग भी मौके पर पहुँच जाती है। विक्रम और उसका दोस्त उन बॉडी पार्ट्स को देखकर सोचते हैं कि जो भी हत्यारा है वो उन्हें चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है, वरना वो बॉडी के टुकड़ों को काट कर कभी यहाँ फेंकेगा नहीं। वो देखते हैं कि उस बॉडी का अंगूठा भी कटा हुआ है। विक्रम को समझ आ जाता है कि ये वही आदमी है, अभिषेक, जिससे वो कल ट्रेन में मिला था। दोनों उसके माथे पर एक अजीब सा निशान देखते हैं। विक्रम को ये निशान कुछ जाना पहचाना सा लगता है। वो अपने घर वापस आता है तो अपनी माँ के पुराने पर्स में उसे वही निशान मिलता है, एक कॉइन में। रात को विक्रम अपने दोस्त प्रमोद के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा था। उसे भी लगता है कि कहीं न कहीं उसकी माँ अब भी जिंदा है। अब हम देखते हैं कि उसी रात क्या हुआ था, जिस दिन विक्रम और पवन का एक्सीडेंट हुआ था। विक्रम को हल्की फुल्की चोटें आई थी, लेकिन पवन बुरी तरह घायल हो गया था। उनकी माँ वसुधा पवन और एक औरत के साथ वरुण जंगल की तरफ गई थी, लेकिन वहाँ से कभी लौट के नहीं आई। सिर्फ उनका पर्स मिला था और उसमें ये रहस्यमयी निशान था। प्रमोद विक्रम को समझाता है कि अगर वसुधा चाची अभी भी जिंदा है तो हमें उन्हें ढूंढना चाहिए।
चाहिए, एक बार कोशिश करते हैं। अगली सुबह हम मिलते हैं पॉलिटिशियन अनन्या भारद्वाज से। तैयार होने के बाद उसका असिस्टेंट वेंकट उसे अभिषेक की खींची हुई तस्वीर दिखाता है। ये देखकर अनन्या वेंकट से कहती है, खबरनामा न्यूज चैनल को कॉल लगाओ। तभी उन्हें कहीं से गोली चलने की आवाज आती है। एक नौकर भागता हुआ आता है, कहता है साहब पागल हो गए हैं। अनन्या बाहर आती है। उसका बेटा ऋत्विक बहुत बुरी तरह डरा हुआ था। अनन्या अपने बेटे से कहती है, डरो मत, बस तुम्हारे पापा थोड़े से पागल हो गए हैं। अंदर से उसका पति जयराज जोर जोर से गालियां दे रहा होता है। अनन्या अपने पति से पूछती है, अपनी पत्नी को इस तरह गाली देना शोभा देता है क्या? उसका पति जवाब देता है, मैं तो बस गालियां दे रहा हूँ, वरना तुम तो कब की मुझे मार चुकी होती। अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, मारना होता तो पूरी तरह मारती, तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ती। उसका पति गुस्से में धमकाता है कि लोग तुम्हें भीख में इलेक्शन की टिकट दे रहे हैं, मुझे ठीक होने दो, मैं चुनाव जीत के दिखाऊंगा। अनन्या पेन बिस्तर पे रखती है और कहती है, इलेक्शन की फिक्र बाद में करना, पहले शांति से टॉयलेट जाने लायक तो बनो। अनन्या विजय और उसके भाई सुजय को बर्बाद करना चाहती थी। इसी वजह से दोनों भाइयों पर वो अभिषेक की हत्या का आरोप लगवा देती है। रिपोर्टर इस केस के बारे में एक इंस्पेक्टर से सवाल कर रहे होते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर ज्यादा कुछ नहीं बताता। कुलदीप प्रमोद को समझा रहा होता है, इस मर्डर के बारे में ज्यादा मत सोचो, जो तुम्हें लग रहा है वो वैसा है नहीं। इसमें सिर्फ तुम्हारी नौकरी ही नहीं जाएगी, तुम्हारी जान भी जा सकती है। न्यूज में जब ये दिखाया जाता है कि अभिषेक की मौत का इल्जाम सुजय और विजय पे लग रहा है, तो दोनों भाई बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वो अनन्या को गालियां देने लगते हैं। उनकी माँ लीला पूछती है, क्या तुम दोनों ने ही अभिषेक को मारने का आदेश दिया था? दोनों जवाब देते हैं, नहीं, अगर हम मारते तो उसकी लाश लोगों को नहीं मिलती। उधर विक्रम अभिषेक के मर्डर के पीछे का सच जानना चाहता है, लेकिन उसका दोस्त उसे समझाता है कि इन सब पॉलिटिक्स के चक्कर में मत पड़, वरना बुरी तरह फंस जाएगा। फिर भी विक्रम अभिषेक के घर के बाहर पहुंचता है और वहां उसे पता चलता है कि अनन्या अभिषेक की पत्नी से मिलने आई है। इसीलिए सुजय और विजय के लोग भी वहां पहुंच चुके हैं अनन्या के खिलाफ आवाज उठाने। विक्रम वहीं एक औरत से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसे अनन्या का कॉल आता है। वो कहती है, ब्राउन शर्ट में अच्छे लग रहे हो। दोनों मिलते हैं और ऐसा लगता है कि उनके बीच में कुछ तो है। अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, आने से पहले एक कॉल कर देते, कविता की वजह से हमारे बीच जो कनेक्शन है वो अभी भी बना हुआ है। विक्रम पूछता है, पर तुम तो कविता से कभी मिलने आई नहीं। वो जवाब देती है, मेरे लिए आसान नहीं था, इसीलिए कभी जा नहीं पाई, इस हालत में मैं उसे नहीं देख सकती। बात खत्म करके अनन्या अपने असिस्टेंट वेंकट को कॉल करती है, कहती है, कमिश्नर जडेजा को फोन लगाओ, सुजय और विजय की गिरफ्तारी का इंतजाम करो और उनके तीसरे भाई बंटी को कॉल करके कहो कि उसके दोनों भाई मारे जा चुके हैं। शाम के वक्त प्रमोद और पुलिस की टीम सुजय और विजय को गिरफ्तार करके थाने ले जा रही होती है। तभी गुस्से में उनका तीसरा भाई बंटी भी वहां पहुंच जाता है और बिना कुछ सोचे समझे वो पुलिस पर गोली चला देता है। इससे वहां लड़ाई और मारपीट शुरू हो जाती है। अगली सुबह अनन्या को पता चलता है कि कल एक पुलिस कांस्टेबल मारा गया और सुजय और विजय दोनों फरार हैं। चीफ मिनिस्टर अनन्या से नाराज होते हुए कहते हैं, आपने जो किया वो सही नहीं किया, अब यहाँ CIB आएगी जांच करने, पता नहीं आपको टिकट देना सही होगा या नहीं। अनन्या उन्हें अभिषेक द्वारा ली गई तस्वीर दिखाती है, कहती है, सुजय और विजय आपके असिस्टेंट को 30 करोड़ रुपए दे रहे थे, ये पैसे आपके असिस्टेंट के लिए तो नहीं होंगे। मुख्यमंत्री थोड़े घबरा जाते हैं, लेकिन अनन्या उन्हें भरोसा दिलाती है कि चिंता मत करिए, आपके खिलाफ जो भी सबूत है मैं मिटा दूंगी। नई दिल्ली के सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में हम ऑफिसर रिया थॉमस को देखते हैं, जो चरणदासपुर में हुए अजीब मर्डर केस की रिसर्च कर रही थी, लेकिन देर रात काम करते करते वो वहीं सो जाती है और उसे भयानक सपने आने लगते हैं, जिससे वो डर के अचानक उठ जाती है। अगली सुबह वो CIB के डिप्यूटी डायरेक्टर नवीन से मिलती है। वो ये देखकर हैरान होते हैं कि रिया एक ही दिन में कितना सारा काम कर लेती है। नवीन चौंकते हुए ये भी कहते हैं कि तुम्हें यहाँ बहुत मिस करूंगा, तुम्हारे बिना मैं इतना वर्कलोड कैसे संभालूंगा। रिया पूछती है, मैं कहीं जा रही हूँ क्या? तो नवीन कहते हैं कि डिफेंस सेक्रेटरी चाहती है कि तुम उनकी स्पेशल ऑप्स रिसर्च टीम को ज्वाइन करो, यानी तुम्हें प्रमोशन मिल रहा है। लेकिन रिया खुश नहीं लग रही होती। वो कहती है कि मुझे अब और डेस्क जॉब नहीं करना, मैं फील्ड में वापस जाना चाहती हूँ। चरणदासपुर में कुछ ऐसा है जिसके बारे में मुझे बहुत कुछ पता चला है। लेकिन नवीन कहते हैं, इस केस को प्रद्युत हैंडल कर लेगा और तुम ये कैसे हैंडल करोगी, तुम्हें तो आज भी वो दिखती है। रिया को अभी भी एक लड़की की परछाई नजर आती है। नवीन कहता है, मुझे लगा था 7 साल पहले उस हादसे के बाद तुम पूरी तरह टूट चुकी हो, लेकिन तुम वापस आई और 2 साल में हमारी सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजिस्ट बन गई। पर रिया साफ कह देती है कि मैं फिर भी वहाँ जाना चाहती हूँ। उधर विजय अपने पापा विश्वनाथ से उर्मिला चाची के बारे में पूछता है। वो कहता है, उर्मिला चाची, चाचा और उनका बेटा बबलू तीनों अचानक गायब हो गए थे। विश्वनाथ जवाब देता है, हाँ, और कोई भी नहीं मिला। विक्रम फिर कहता है कि बबलू का असली नाम अभिषेक था, क्या हो सकता है कि माँ और चाची के गायब होने का इस मर्डर से कोई कनेक्शन हो? विश्वनाथ कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। अगली सुबह विक्रम अपने दोस्त प्रमोद के साथ उर्मिला चाची के पुराने घर जाता है। वहाँ पहुंचकर उसे कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं। तभी दोनों को वहाँ ताजा खून के निशान दिखाई देते हैं और पास में अभिषेक का बैग भी पड़ा होता है। बालकनी के
पास दीवार पर खून लगा हुआ था। दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर अभिषेक के धड़ के साथ क्या हुआ। अब हम देखते हैं 20 साल पुरानी एक घटना को, जब वसुधा अपने बेटे पवन और उर्मिला के साथ जंगल आती है। सामने एक चमकती हुई रोशनी नजर आती है। वसुधा अपने बेटे को लेकर उस गुफा में बढ़ती है। नीचे एक आदमी खड़ा था। वसुधा वही रहस्यमय निशान वाला सिक्का डालती है उस यंत्र में, जिससे कि वो यंत्र एक्टिवेट हो जाता है। वो आदमी कहता है, अपना अंगूठा अंदर डालो और वरदान मांगो। वसुधा कहती है, मुझे बस अपने बेटे की जान बचानी है। वो आदमी वसुधा के अंगूठे की आहुति देता है और कहता है, तुम्हें तुम्हारा वरदान मिल गया। तभी एक तेज ऊर्जा फूटती है, जिससे कि उर्मिला पीछे गिर जाती है। 7 साल पहले नेपाल बॉर्डर के पास सुजय और विजय एक घर में छुपे हुए थे, क्योंकि प्रताप नाम के गुंडे के आदमी उन्हें ढूंढ रहे थे। लेकिन विजय बाहर जाने की जिद कर रहा था। उसका भाई उसे रोकता है, लेकिन वो फिर भी बाहर निकल जाता है और एक दुकान में जाकर खाना खाने लगता है। तभी एक आदमी की नजर उस पर पड़ती है और उसी आदमी के जरिए ये खबर प्रताप तक पहुंच जाती है। जब प्रताप को पता चलता है तो वो गुस्से में आदेश देता है कि सुबह तक वो दोनों जिंदा नहीं रहने चाहिए। जब उन दोनों की माँ लीला को ये बात पता चलती है तो वो घबरा जाती है और मदद मांगने के लिए एक रहस्यमयी औरत के पास जाती है। वो औरत उसे एक अजीब सा सिंबल वाला कॉइन देती है और कहती है, वरदान मांगने के लिए उसे उस यंत्र में अपना अंगूठा डालकर उसकी आहुति देनी होगी। उधर प्रताप के लोग सुजय और विजय को मारने के इरादे से पहुंच जाते हैं और आखिरकार दोनों पकड़ लिए जाते हैं। उधर लीला यंत्र के सामने वरदान मांगती है कि उसके दोनों बेटों की जान बच जाए और उसके दुश्मनों का सर्वनाश हो जाए। उसका अंगूठा कटता है, आहुति पूरी होती है और फिर वो आदमी कहता है, अपना सिक्का वापस ले लो, अब तुम्हें वरदान की प्राप्ति होगी। दूसरी तरफ पास के एक पेड़ में मधुमक्खियों का छत्ता होता है, जहाँ से मधुमक्खियाँ घर के अंदर घुस जाती है। उसी अफरा तफरी में सुजय और विजय को अपने दुश्मनों से लड़ने का मौका मिल जाता है। वो दोनों मिलकर सबको मार गिराते हैं। उधर प्रताप डिनर कर रहा होता है, तभी अचानक उसके गले में कुछ फंस जाता है और वो वहीं घुट घुट कर मर जाता है। अब प्रेजेंट में चरणदासपुर में CIB ऑफिसर रिया थॉमस 2 और ऑफिसर्स के साथ पहुंचती है। उन्हें रिसीव करने के लिए प्रमोद और कुलदीप आते हैं, लेकिन प्रमोद रिया को देखकर पत्रकार समझ लेता है और उसे गुस्से में कहता है कि आप यहाँ से चले जाइए। तभी कुलदीप उसे बताता है कि यही है SP रिया थॉमस, जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए आई है। अब रिया तुरंत काम पे लग जाती है। वो गाड़ी में ही बैठकर बॉडी की तस्वीरें देखने लगती है और सोचती है कि ऐसा कुछ उसने पहले कभी नहीं देखा। इसके बाद वो अभिषेक की प्रोफाइल चेक करती है। अभी सभी के रहने का इंतजाम स्कूल में किया गया था, क्योंकि वहाँ गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। स्कूल से 10 मिनट की दूरी पर पुलिस स्टेशन है। रिया को स्कूल में ऑफिस दिखाया जाता है और उसका कमरा भी। रिया प्रमोद से चार्जशीट मंगाती है और सारी फाइल्स भी। वो कहती है कि अपने परिवार को बोल दो कि 3-4 दिन तक तुम घर नहीं जा पाओगे। और वो दोनों ऑफिसर प्रमोद से कहते हैं, चिंता मत करो, इन 4 दिनों में तुम इतना काम कर लोगे जितना पिछले 12 सालों में नहीं किया। इधर विक्रम अभिषेक की पत्नी शिवना से मिलता है। विक्रम यहाँ इंश्योरेंस एजेंट बनकर आया होता है और उसे बताता है कि पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अभिषेक ने अपनी माँ को नॉमिनी बनाया है। शिवना कहती है, जो औरत अपना काम खुद कर नहीं पाती वो यहाँ आकर डॉक्यूमेंट्स पर साइन कैसे करेगी। विक्रम हैरान होकर पूछता है, मतलब चाची अभी भी जिंदा है? शिवना जवाब देती है, हाँ, बैगापुर में रहती है। विक्रम कहता है, अगर आप उनका एड्रेस दे दे तो इंश्योरेंस का पैसा दिलाने में आसानी होगी। उधर विजय की माँ फिर से उस औरत के पास जाती है सिक्का मांगने। उसके जाने के बाद उस औरत की गूंगी असिस्टेंट कहती है, उसे सिक्का नहीं देना चाहिए था, लेकिन औरत कहती है, मेरे देने या ना देने से कुछ नहीं बदलने वाला। विजय को इन सिक्कों पर भरोसा नहीं होता। वो कहता है कि 7 साल पहले जो हुआ था उनके साथ, उसमें उसने खुद के दम पर दुश्मनों से लड़ा था। लेकिन सुजय अभी भी मानता है कि जो भी हुआ था उसके पीछे कुछ वजह जरूर थी, क्योंकि मधुमक्खियों ने उन दोनों पर हमला नहीं किया था। विजय अनन्या को मार देना चाहता था, लेकिन उसका भाई उसे समझाता है कि सिर्फ तुम्हारा मुंह ही चलता है या दिमाग भी, जैसा माँ कह रही है वैसा ही करो। उधर पुलिस स्टेशन में प्रमोद सो रहा होता है तो रिया एक कागज फेंककर उसे उठाती है और पूछती है कि अनन्या किस आधार पर दोनों भाइयों पर अभिषेक की हत्या का इल्जाम लगा रही है। प्रमोद बताता है कि उसे कुछ फोटोज मिले थे। रिया पूछती है, वो फोटो कहाँ है? प्रमोद कहता है, डिलीट हो गए। रिया पूछती है, ये सब अनन्या ने किया, लेकिन लैपटॉप और कैमरा तो तुम्हारे कस्टडी में था। वो कहती है, मुझे अनन्या से मिलना है। अगली सुबह रिया अनन्या से मिलने जाती है। सबसे पहले वो अनन्या के बेटे ऋत्विक से मिलती है। अनन्या वहाँ आती है, लेकिन बहाना बनाने लगती है कि मुझे एक मीटिंग में जाना है। रिया कहती है, मैं आपके साथ चलती हूँ, बस थोड़ी बातचीत ही तो करनी है। अनन्या रिया के इयररिंग्स को नोटिस करती है और कहती है, चलिए बात कर लेते हैं। दोनों गाड़ी के पिछली सीट पर बैठ जाते हैं और रिया वेंकट से कहती है, आप दूसरे गाड़ी में आइए, मुझे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। रिया अनन्या से कहती है कि अभिषेक की हत्या से पहले उसे एक अनवेरिफाइड नंबर से कॉल आया था और जब उस नंबर की लोकेशन ट्रैक की गई तो पता चला वो कॉल अनन्या के घर से आया था। वो बताती है कि 3 महीने पहले वेंकट अभिषेक से मिला था और उसके पास उसका फुटेज भी है। इस पर अनन्या कहती है कि वेंकट उसका कैंपेन मैनेजर है और अभिषेक यहाँ का सबसे होनहार
होनहार फोटोग्राफर, तो उसने उसे अपने कैंपेन के लिए हायर किया था। इसमें प्रॉब्लम क्या है? रिया कहती है प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं है। तभी ड्राइवर बांके गाड़ी को हाईवे से मोड़ लेता है। अनन्या पूछती है हाईवे से हम लोग क्यों नहीं जा सकते? तो बांके कहता है क्योंकि विजय ने मेरी बेटी को धमकी दी है कि वो उसके साथ जबरदस्ती करेगा, इसलिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। बांके अनन्या को लेकर विजय के पास पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ रिया विजय के सारे गुंडों से लड़ती है। अनन्या भी गुंडों से भिड़ जाती और आखिर में विजय के हाथ में काट लेती है। इतने में रिया को वहाँ एक बच्ची दिखती है जिसके सीने में गोली लगी हुई थी। अनन्या बार बार चिल्लाती है चलने के लिए, लेकिन तभी कोई रिया के सिर पर डंडा मार देता है और वो वहीं गिर जाती है। उधर विक्रम आखिरकार उर्मिला चाची को ढूंढ लेता है। वो उन्हें याद दिलाने लगता है कि बचपन में वो उनकी गोद में खेलता था और उनके बेटे बबलू से उसकी दोस्ती थी, लेकिन उर्मिला कुछ नहीं बोलती। फिर विक्रम उसे अपनी माँ की आवाज सुनवाता है। तब उर्मिला धीरे से कहती है वसुधा। फिर बोलने लगती है तुम्हारी माँ और पवन को शैतान ले गया, मैंने मना किया था मत जाओ, लेकिन वो नहीं मानी, वो वरदान लेने चली गई। विक्रम पूछता है कौन सा वरदान? उर्मिला कहती है शैतान ने उसकी उंगली काट दी, वरुणा के जंगल में शैतान है, वो मुझे भी मार डालेगा। उधर सुजय विजय पर चिल्लाता है कि तूने तो अच्छा काम किया, एक सीआईबी ऑफिसर को तूने ठोक दिया। उधर रात के समय विक्रम जंगल पहुंच जाता है। सुजय भी जंगल जा रहा होता है और एक आदमी बिरजू से कहता है कि मुझे अंगूठे की जरूरत है और वो उसे ढेर सारे पैसे देता है। गुफा के पास पहुंचकर वो गुरुजी से मिलता है। गुरुजी एक यंत्र निकालते हैं। सुजय बिरजू को सिक्का पकड़ाता है और कहता है गुरुजी जो कहे वैसा करना और वरदान मांगना कि सुजय और विजय के सारे दुश्मनों का सर्वनाश हो जाए। बिरजू यंत्र में अंगूठा डालता है और वरदान मांगता है। उसका अंगूठा काट दिया जाता है और वो जोर से चीखता है और यह आवाज विक्रम सुन लेता है जो उसी जंगल में भटक रहा था। बिरजू के बाहर आने के बाद दोनों भाई गुरुजी पर बंदूक तान देते हैं। कहते हैं वरदान पूरा तो होने दो। गुरुजी मुस्कुराते हैं। तभी कहीं से कल्लू के चिल्लाने की आवाज आती है। जो उनके गाड़ी का ड्राइवर था उसे किसी ने मार दिया था। अचानक सुजय और विजय एक ही जगह फ्रीज हो जाते हैं, वो हिल भी नहीं पाते। तभी वहाँ कोई तलवार लिए आता है और दोनों भाइयों का एक एक हाथ काट देता है। फिर एक ही बार में दोनों का सिर उड़ा देता है। दोनों का खेल वहीं खत्म। अब बिरजू की बारी होती है, लेकिन क्योंकि उसी ने वरदान मांगा था उसे छोड़ दिया जाता है। गाड़ी के डिक्की में रिया बंद होती है जो बाहर से चीखने की आवाज सुन रही थी। कुछ देर बाद विक्रम वहां पहुंचता है और बिरजू को डरा हुआ पाता है। रिया अंदर से आवाज करती है। विक्रम डिक्की खोलता है तो वो बताती है कि वो सीआईबी ऑफिसर रिया थॉमस है और तभी उन्हें वहां सुजय और विजय की लाशें देखने को मिलती है। इसके बाद हम कैवल्य शास्त्री और उसकी पत्नी कालिंदी को देखते हैं जो रात में सो रहे थे। तभी घड़ी की घंटी बजती है और पत्नी अपनी नींद से जाग जाती है। वो गायत्री मंत्र का जाप करने लगती है। फिर पति पत्नी दोनों आधी रात में ही घर में पूजा कर रहे होते हैं। उसी दौरान शास्त्री की गलती से उसकी पत्नी के हाथ से फूलों की टोकरी गिर जाती है, लेकिन फिर भी वही अपनी पत्नी को थप्पड़ मारने ही वाला था कि तभी उसे किसी का साया दिखाई देता है। वो डर जाता है। वो कहता है कि वो मौत का साया था और जरूर किसी की मृत्यु होने वाली है। उधर जंगल में दोनों गैंगस्टर भाइयों की बॉडी को ले जाया जा रहा था और पुलिस की टीम वहां पहुंचकर पूरे इलाके की तहकीकात कर रही थी और सैंपल इकट्ठा कर रही थी। सुबह हो जाती है। विक्रम गुफा के अंदर जाना चाहता है जहां वही गुरुजी रहते हैं। विक्रम टॉर्च लेकर अंदर जाने वाला था तो फोटोग्राफर कहता है टॉर्च का कोई फायदा नहीं होगा, अंदर ये काम नहीं करता। लेकिन फिर भी विक्रम अंदर जाता है। अंदर जाते ही टॉर्च काम करना बंद कर देती है और बस टिमटिमाने लगती है। इसलिए वो माचिस जलाता है और दीवार पर उसे एक मानव शरीर जैसी आकृति दिखाई देती है। उधर सारे लोग अनन्या की जय जयकार कर रहे होते हैं और अनन्या उनके सामने स्पीच देती है कि वो अपनी प्रजा के लिए कुछ भी करेगी और वही है चरणदासपुर की असली बेटी। रिया बिरजू को पूछताछ के लिए बुलाती है, लेकिन वो बहुत डरा हुआ था। कहता है कि मैं डर के मारे छुप गया था, मैंने कुछ नहीं देखा। रिया पूछती है किससे डर गए थे? बिरजू कहता है कोई भूत था, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं। मालिक पूछता है क्या आखिर उसने तुझे जिंदा क्यों छोड़ा? रिया पूछती है तुम्हारे अंगूठे का क्या हुआ? बिरजू कहता है सुजय ने कहा था अंगूठा काटो क्योंकि इससे वरदान मिलता है। रिया पूछती है किससे मांगा यह वरदान और क्या था वो वरदान, लेकिन वो डर के मारे कुछ नहीं बताता। इसके बाद अनन्या को बुलाया जाता है। वो भी कहने लगती है कि उस दिन ब्रिज पर जो कुछ भी हुआ था मैंने आपको आवाज लगाई थी, लेकिन मैं भी बहुत डरी हुई थी और बांके भी अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। फिर वो विक्रम को बुलाती और पूछती है क्या आप यहाँ काम करने वाले प्रमोद से दोस्ती रखते हैं, और पूछती है कि यहाँ जितने भी मर्डर हुए हैं आप हर जगह पहुँच कैसे जाते हैं? विक्रम कहता है कि मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरी आखिरी पोस्टिंग सेक्टर
39 दिल्ली में थी। रिया पूछती है तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? विक्रम कहता है कि फिलहाल मैं सस्पेंडेड हूँ, मेरे ऊपर इंक्वायरी चल रही है। अनन्या बताती है जो कुछ भी हुआ। उसके बाद मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया था, इसीलिए बाके मुझे डॉक्टर अवस्थी के पास लेकर गया था। मैंने सुना कि उन दोनों गैंगस्टर भाइयों के हाथ काट दिए गए थे और आपको विक्रम ने बचाया। रिया पूछती है तो तुम विक्रम को कैसे जानती हो? फिर रिया विक्रम से भी पूछती है कि तुम अनन्या को कैसे जानते हो? विक्रम बताता है कि अनन्या की छोटी बहन कविता से मेरी शादी हुई है। दोनों का एक्सीडेंट हुआ था और कविता कोमा में चली गई। उधर बिरजू को बहुत पीटा जाता है, तब वो कबूल करता है कि कुछ साल पहले मैंने ही वरदान की मदद से विजय और सुजय की जान बचाई थी। उनके सारे दुश्मन मारे गए थे और वो वरदान उनकी माँ लीला जी ने मांगा था। उनका भी अंगूठा काटा गया था। रिया उसका अंगूठा दबाकर पूछती है अगर तेरी बात सच है तो फिर वो दोनों जिंदा क्यों नहीं है? तभी विक्रम बोलता है 22 साल पहले मेरी माँ इसी जंगल में गायब हो गई थी और मैं उन्हें ही ढूंढने आया हूँ। रिया पूछती है इतने सालों बाद क्यों? विक्रम को लगता है कि अभिषेक और दोनों गैंगस्टर भाइयों की मौत के पीछे जो भी है उसका कनेक्शन उसकी माँ से भी है। अभिषेक की बॉडी पर जो निशान मिला वैसा ही निशान उसे अपनी माँ के पर्स में एक सिक्के पर भी मिला। रिया पूछती है कहाँ है वो निशान? विक्रम कहता है कि मैं यहीं रहकर अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और साथ साथ इस केस को भी इन्वेस्टिगेट करूंगा। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मुझे अपनी टीम में शामिल कर लीजिए या ना कीजिए। दोनों ही हालत में आपका फायदा है, आप मुझ पर नजर रख सकती है। फिर वहाँ एक सिक्का दिखाता है और कहता है ये सिक्का मेरी माँ के पर्स में था। बिरजू भी बताता है कि मेरे पास भी वैसा ही सिक्का था। पहले उसमें एक ही तरफ निशान बना होता है, लेकिन जैसे ही उसे यंत्र में डाला जाता है और निकाला जाता है उसमें दोनों तरफ वो निशान बन जाते हैं। इसके बाद अंगूठे की आहुति देनी होती है, फिर वरदान मांगना पड़ता है और वो वरदान पूरा होता भी है। ये सब कुछ सुनकर रिया मलिक से कहती है विक्रम यहाँ का लोकल भी है और पुलिस वाला भी, तो हम उसे अपने साथ रख सकते हैं। उसी दिन शास्त्री जी पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं रिया से मिलने। वो बताते हैं कि वो एक शैडो वर्शिपर है और उन्हें होने वाली मौत का समय और जगह पहले से पता चल जाती है। शास्त्री बताते हैं कि आज सुबह मैंने अपने घर में मृत्यु की छाया देखी। हर मृत्यु की छाया अलग होती है, लेकिन आज मुझे हत्यारे की छाया दिखी, पर वो अकेली नहीं थी, साथ में चमेली की खुशबू भी थी और वो खुशबू सिर्फ वरुण जंगल में मिलती है। वहीं एक चमेली का पेड़ है ठीक क्राइम सीन के बगल में। पूजा करने के बाद मुझे पता चला कि एक प्राचीन तलवार का इस्तेमाल किया गया था उन दोनों गैंगस्टर भाइयों को मारने में। रिया पूछती है कि अगर हम मान भी लें कि आपकी बात सही है तो फिर वो कातिल आपको क्यों मारना चाहता है? क्या आप उसे जानते हैं? वो कहता है कि उसका एक दोस्त था जमालुद्दीन खान, जिसने यहाँ हुई सारी हत्याओं को गहराई से स्टडी किया है और उसके अनुसार अगली हत्या शौनक की हो सकती है, मतलब एक गुरु या टीचर की। वो कहता है कि मैं कई सालों से अपनी ये विद्या सिखा रहा हूँ और इसीलिए मैं शौनक हूँ। तभी वहाँ शास्त्री की पत्नी कालिंदी आती है और चिल्लाने लगती है कि यहाँ कोई भी तुम्हारी बात नहीं समझेगा, सब तुम्हें पागल समझेंगे। वो कहती है अमृत हमारा इंतजार कर रहा होगा। अमृत उनके बेटे का नाम है। शास्त्री अपनी पत्नी से जाने को बोलता है और रिया से कहता है मुझे मरने का डर नहीं है, मैं बस सच सबके सामने लाना चाहता हूँ। विक्रम जमालुद्दीन के घर जाता है, वहाँ उसे जमालुद्दीन की पोती नूर खान मिलती है। फिर खुद जमालुद्दीन आता है और कहता है उसे जिमी कहकर बुलाने। जिमी पूछता है शास्त्री ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा? विक्रम बिना वक्त गवाए अब तक हुए हत्याओं के बारे में जिमी से बात करने लगता है, लेकिन जिमी विक्रम को पुलिस वाला समझकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है और भगा देता है। तभी अनन्या का मैसेज आता है, वो विक्रम को 8 बजे होटल में मिलने को बुलाती है। इधर जिमी शास्त्री को कॉल करता है और कहता है आखिर तुम पुलिस वाले तक पहुंच ही गए। शास्त्री कहता है तुम्हें जो समझना है समझ लो, मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। रिया और मलिक शास्त्री के घर के सामने एक नाई से पूछताछ करते हैं तो वो बताता है कि शास्त्री बहुत अजीब आदमी है, लेकिन उसकी पत्नी कालिंदी बहुत सीधी साधी है, पर जब से उनका बेटा इस दुनिया से गया है तब से दोनों थोड़े अजीब हो गए हैं। ये सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। पुलिस स्टेशन में शास्त्री और उसकी पत्नी ने कहा था कि उनका बेटा अमृत उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन यहाँ पता चलता है अमृत तो 8 साल पहले ही मर चुका है। इसके बाद दोनों बिरजू के घर के पास एक बूढ़ी औरत से पूछते हैं यहाँ क्या हो रहा है, इतना जश्न क्यों मनाया जा रहा है? बूढ़ी औरत बताती है कि बिरजू का एक बेटा था अवधेश, जो 5 साल पहले गायब हो गया था, लेकिन अचानक अब वापस आ गया है, इसलिए सब बहुत खुश हैं। फिर वो लोग बिरजू को दिखाते हैं कि उसका खोया हुआ बेटा वापस आ गया। तभी एक फ्लैशबैक दिखता है कि बिरजू ने वही वरदान मांगा था कि उसका बेटा अवधेश लौट आए। अब बिरजू खुश हो जाता है और आखिरकार हत्यारे के बारे में बताने के लिए तैयार हो जाता है। रात को विक्रम अनन्या से मिलने होटल में जाता है।
विक्रम पूछता है क्या बताना था। अनन्या कहती है बताना नहीं, दिखाना था। फिर वो दोनों पास वाली बिल्डिंग में देखते हैं कि अनन्या का पति जयराज किसी दूसरी औरत से मिलने जा रहा था और जो आदमी पैरों से लाचार होने का नाटक कर रहा था वो सब कुछ झूठ था। ये देखकर दोनों चौंक जाते हैं। अनन्या इन सब की फोटो खींच लेती है। विक्रम पूछता है बिजली विभाग में जान पहचान है तुम्हारी? अनन्या मुस्कुराती है। फिर विक्रम जिमी के घर की बिजली वापस चालू करवा देता है जिससे जिमी बहुत खुश हो जाता है और वो विक्रम को हत्याओं के बारे में बताने को तैयार हो जाता है। बिरजू बताता है कि हत्यारे का चेहरा ढका हुआ था, उसने काला कपड़ा पहना हुआ था और वो बिजली की तरह फुर्तीला था। हाथ में तलवार थी और उस पर वही चिन्ह बना हुआ था जैसा शास्त्री ने बताया था। इसीलिए रिया शास्त्री के घर चली जाती है। जमालुद्दीन बताता है कि उसे अपने दादाजी का एक राज पता चला। वो कहता है कि 1952 में मोहम्मद गियासुद्दीन खान ने एक मामले की जांच की थी। शास्त्री के घर पे रिया देखती है कि हर जगह मोमबत्तियां जली हुई है तो वो पूछती है कि बिजली गई है क्या? शास्त्री जवाब देता है नहीं, अमृत को ट्यूबलाइट पसंद नहीं। रिया फिर पूछती है आपको प्राचीन तलवार के बारे में कैसे पता चला? शास्त्री कहती है कुछ चीजें दिमाग में छप जाती है, नजरें घुमा लो फिर भी आंखों के सामने ही रहती है, ये सब मुझे विजय ने बताया। रिया हैरान होकर कहती है लेकिन वो तो मर चुका है। शास्त्री शांत होकर कहता है आत्माएं नहीं मरती, तुम्हें तो पता होना चाहिए, तुम्हें तो वो दिखाई भी देती है। तभी दोनों वही छोटी बच्ची को देखते हैं और उसी तरह शास्त्री को अपने बेटे अमृत की भी झलक नजर आती है। जिमी कहता है कि उसके हिसाब से ये सारी हत्याएं किसी सीक्रेट सोसाइटी ने की है, यानी आस्थ्य मंडल ने। फिर वो उस चिन्ह को देखता है और बताता है कि इस मंडल में 8 सेक्शन है। पहले 2 मर्डर ठीक उसी तरह हुए जैसे चिन्ह पर लिखा गया था और तीसरे चिन्ह के हिसाब से अब किसी शौनक के सिर की बारी है। रिया पूछती है कि अगर आपने इतना सब कुछ देखा है तो कातिल का चेहरा भी देखा होगा आपने? शास्त्री कहता है नहीं, उसका चेहरा ढका हुआ था। विक्रम सोचता है मतलब ये कोई काला जादू करने वाला ही ये सारे मर्डर कर रहा है। जिमी कहता है जो इंसान काला जादू जानता हो क्या वो वैसा यंत्र चला सकता है? फिर वो 1952 का एक न्यूज आर्टिकल दिखाता है जिसमें लिखा हुआ था जब दंगा हुआ था तब 12 आदमी और 27 औरतें मारी गई थी। रिया वहाँ से निकलने लगती है लेकिन फिर पलटकर पूछती है क्या आपको सिक्योरिटी चाहिए? शास्त्री कहता है चुप हो जाओ, वो आ चुका है। तभी उसे अजीब सा महसूस होता है और फिर उसके सिर पर चोट लग जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। रिया डर के मारे चिल्लाने लगती है और शास्त्री की पत्नी कालिंदी को ढूंढने लगती है। आखिर उसे वो औरत मिलती है लेकिन कालिंदी का गला कटा हुआ था। 1 साल पहले न्यू दिल्ली में जब विक्रम पुलिस की नौकरी करता था तब उसे एक कुरियर आता है। कविता उसे पूछने लगती है कि उस बॉक्स में क्या था। विक्रम बताता है कि उसमें एक हार्ड ड्राइव था जो शायद डीडी के कंपनी से जुड़ा हुआ है। कविता काफी एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि हो सकता है कि ये किसी बड़े स्कैम से जुड़ा हुआ मामला हो और इसे जाकर हमें जांच करनी चाहिए। लेकिन विक्रम नहीं चाहता कि कविता इन सब चीजों में शामिल हो। वो कविता को ऑफिस छोड़ देता है और शाम को दोनों उस बॉक्स में मिले सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं। तभी कविता को समझ आ जाता है कि ये तो $multi-million का स्कैम है और वो अकेले इसे हैंडल नहीं कर सकती। वो अपने किसी दोस्त की मदद लेना चाहती है। विक्रम ने बड़ी मेहनत से उस दिन डिनर बनाया होता है लेकिन कविता उसकी एक नहीं सुनती। इस बात पर विक्रम भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम इसमें शामिल नहीं हो सकती। कविता बोलती है ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या तुम मेरे बॉस बन गए हो? तब विक्रम उसे बताता है कि जो आदमी वो बॉक्स डिलीवर करके गया था उसे मार दिया गया। फिर वो कहता है कि तुम्हें भी मरना है। अगली सुबह कविता मान जाती है कि वो इस केस में नहीं पड़ेगी। उसी शाम 2 लोग आते हैं और विक्रम को गोली मार देते हैं। ये देखकर कविता बाहर आती है और दोनों शूटर से लड़ने की कोशिश करती है लेकिन पीछे से एक आदमी उसके सिर पर डंडा मार देता है जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है। अब प्रेजेंट में विक्रम कविता को वीडियो कॉल पे देख रहा था लेकिन वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। आखिर में पुलिस की टीम शास्त्री के घर पे पहुंच जाती है और शास्त्री और उसकी पत्नी कालिंदी मर चुके होते हैं। कालिंदी के सीने पर वही चिन्ह होता है। विक्रम वहाँ पहुँचता है और जिस कमरे में कालिंदी की बॉडी मिली वहाँ से एक अजीब सी बू आ रही थी, वैसा ही जो उसे जंगल में महसूस हुआ था। रिया बताती है ये एक खास तरह की टैबलेट है जो शिकार को सुन्न कर देती है। विक्रम रिया को बताता है कि जिमी से पता चला कि ये सब कुछ एक मंडल कर रहा है जिसका नाम है आयस्थ मंडल। ये लोग एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। उसने ये भी बताया कि उसके दादाजी को इन मर्डर्स के बारे में पता था और ऐसे और 5 मर्डर्स होने वाले हैं। रिया जब अंदर कमरे में जाती है तो विक्रम चुपचाप टैबलेट को अपने पास रख लेता है। फिर वो लोग कालिंदी के अलमारी को चेक करते हैं और देखते हैं कि वो दीवार से चिपकी हुई है जो आमतौर पर होता नहीं है। अलमारी के पीछे एक छोटी सी जगह मिलती है जहाँ मंडल से जुड़े हुए 8 चिन्ह मिलते हैं। इस बारे में जानने के लिए वो लोग जिमी को ये सब दिखाते हैं तो वो समझ जाता है कि अगर कालिंदी के पास ये सब कुछ था तो मतलब वो खुद एक गुरु थी, शायद वही शौनक थी, इसीलिए वो मारी गई। और अगर शास्त्री की बात की जाए तो हो सकता है कि कालिंदी ने उसके चाय में कुछ मिलाया हो जिससे वो पागल हो गया था। रिया कहती है कि जब वो कालिंदी के कमरे में पहुंची तो उसकी पोजीशन देखकर ऐसा लगा जैसे वो मेडिटेट कर रही हो, यानी कि उसे पहले से ही पता
था कि कोई उसे मारने वाला है। आगे क्या होगा इसके लिए उन्हें सारे सिंबल्स डिकोड करने होंगे। रिया पूछती है आपकी डायरी में एक मशीन की ड्राइंग बनी है। जिमी बताता है कि वो एक प्राचीन यंत्र है जो ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। फिर रिया विक्रम से कहती है कि अगर बिरजू ने जो कहा वो सच है तो तुम्हारी माँ ने भी कोई वरदान मांगा होगा। रिया जिमी से कहती है कि आप ये सारे सिंबल्स डिकोड कीजिए, मैं अभिषेक की पत्नी से मिलकर आती हूँ। उधर विक्रम प्रमोद से मिलता है और उसे वही टैबलेट देता है। प्रमोद कहता है कि हत्यारा किसी को मारने से पहले उसके शरीर को सुन्न कर देता है। इस टैबलेट को जलाकर अब हमें पता लगाना होगा कि ये मिलता कहाँ है। इसके बाद प्रमोद और विक्रम उस टैबलेट को एक दवाई की दुकान पर लेकर जाते हैं ताकि पता चल सके ये दवाई है क्या, लेकिन ये दवाई कहीं नहीं मिलती। अब रात से सुबह हो जाती है। जिमी सिंबल्स को डिकोड करने में लगा होता है और अगला सिंबल राजकुमारी का चेहरा निकलता है। वो विक्रम को बताता है कि इसका मतलब है कि एक ऐसी लड़की जो बड़े घराने से ताल्लुक रखती है। सब लोग जानते हैं कि आसपास छोटे मोटे राजघराने या खानदान तो है, लेकिन शुरुआत करे कहाँ से। उधर अनन्या वेंकट के साथ आज की प्लानिंग की बात कर रही होती है। तभी वेंकट बताता है कि अगर जयराज जो नाटक करने वाला है उसमें वो कामयाब हो गया तो अनन्या हार सकती है। ये सुनकर अनन्या बिना सिक्योरिटी के गांव वालों से मिलने चली जाती है। जब अनन्या एक छोटी सी सभा में जाती है तभी उसे विक्रम का कॉल आता है। विक्रम उसे चेतावनी देता है कि हो सकता है कि तुम अगली टारगेट हो, क्योंकि अगला निशाना राजकुमारी जैसी कोई औरत है। लेकिन अनन्या कहती है कि उसे कुछ भी नहीं होगा। उधर रिया शिवना से मिलने जाती है, मतलब अभिषेक की पत्नी से। वो बताने लगती है कि अभिषेक एक नंबर का लड़कीबाज था। वो एक लड़की के साथ पकड़ा भी गया था और उस लड़की का पति एक पुलिस ऑफिसर था। खुद को बचाने के लिए अभिषेक को एक हफ्ते तक छिप कर रहना पड़ा, लेकिन बाद में पता चला वो पुलिस ऑफिसर ही मर गया। जब अभिषेक घर लौटा तो उसका एक अंगूठा कटा हुआ था। वो बड़ा कॉन्फिडेंस में कह रहा था कि भगवान ने उसे वरदान दिया है। फिर शिवना रिया को कुछ फोटोज और वही सिक्का देती है। उन फोटोज में कालिंदी की तस्वीर होती है। उधर प्रमोद टैबलेट को लेकर एक दवाई की दुकान पे जाता है। दुकानदार कहता है कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर हाईवे पर एक दुकान है, वहीं जाकर चेक करो। अब अनन्या को सेफ रखने के लिए विक्रम उसके साथ होता है। वो सभी लोग मिस्टर खान नाम के आदमी के घर पे रुकते हैं आज की रात बिताने के लिए। अनन्या कमरे में कपड़े बदल रही होती है, तभी विक्रम की नजर उस पर पड़ जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन विक्रम अपनी नजरें हटा लेता है। खैर, इसके बाद वो लोग साथ बैठकर 8 साल पुरानी बात शेयर करते हैं, जब पहले भी अनन्या को किसी सिक्योरिटी जिम्मेदारी के लिए विक्रम को सौंपा गया था, लेकिन किसी वजह से विक्रम को अपने पापा विश्वनाथ को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। तब से अनन्या को विक्रम से प्यार हो गया था। 4 साल बाद विक्रम की मुलाकात कविता से हुई थी। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन विक्रम वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद विक्रम बाहर से लौटता है तो देखता है कि अनन्या पर कोई हमला कर रहा था, और असल में हमला करने वाला बंटी था, सुजय और विजय का भाई। उधर प्रमोद उस फार्मेसी की दुकान पे पहुंचता है जिसका जिक्र पहले किया गया था। बहुत तेज बारिश हो रही होती है। दुकान की एक खिड़की खुलती है। उधर बंटी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब विक्रम सोचने लगता है कि अगर अनन्या राजकुमारी नहीं है तो फिर असली राजकुमारी कौन है। इधर रिया भी उसी फार्मेसी के पास पहुंचती है। वो प्रमोद को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता, तो वो बंदूक लेकर अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो किसी को देखती है जो एक डेड बॉडी के चेहरे की खाल को निकालकर एक कंटेनर में रख रहा था। यही वो हत्यारा है जिसने जंगल में गैंगस्टर भाइयों को मारा। रिया उससे लड़ती है, मगर आखिर में वो दूसरी औरत मतलब कि वो हत्यारिन वहाँ से भाग जाती है और रिया को वहाँ प्रमोद की लाश मिलती है। विक्रम अपने दोस्त को मरा हुआ देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। मालिक सोच रहा होता है प्रमोद यहाँ अकेले क्यों आया, और जो चेहरा उन्होंने देखा वो किस राजघराने की राजकुमारी का है। 20 साल पहले चरणदासपुर के वरुण जंगल में एक बूढ़े आदमी को देखा जाता है जो साइकिल चलाते हुए उसी गुफा तक पहुंचता है जहां वो यंत्र रखा हुआ है। दरअसल उस आदमी के परिवार में एक जानलेवा बीमारी पीढ़ियों से चली आ रही है और अब उसे भी वो बीमारी लग गई है। वो मरना तो नहीं चाहता, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए वो चाहता है कि वो एक वरदान मांगे ताकि उसके बेटे को ये बीमारी न लगे। लेकिन देखते हैं कि उसकी हालत बिगड़ते जा रही थी और बीमारी की वजह से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो एक औरत से गुजारिश करता है कि उसके जाने के बाद उसके बेटे की देखभाल वही करे, क्योंकि इस दुनिया में अब उसके बेटे का कोई नहीं होगा। प्रेजेंट टाइम में वही औरत, वही गूंगी असिस्टेंट, वही अब वेंकट की माँ है, मतलब वो बच्चा वेंकट था। वो अपने बेटे से कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनो, आयस्त मंडल के हिसाब से अगली मौत तुम्हारी हो सकती है। वेंकट इसे बकवास मानता है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुम इससे भाग नहीं सकते, लेकिन तुम बच जरूर सकते हो। इधर रिया को फिर से डरावने फ्लैशबैक्स आने लगते हैं और डॉक्टर राजकुमारी की बॉडी को चेक करते हैं और बताते हैं कि
कि चेहरे को निकालने से 6 घंटे पहले ही इस लड़की का ब्रेन डेड हो गया था और इस लड़की के पैर में स्टील का एक इम्प्लांट है और उसी से पता लगा जा सकता है ये लड़की कौन है। प्रमोद के चिता को आग दे दी जाती है और विक्रम अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। रिया उसे अपनी कहानी सुनाती है कि 2 साल पहले उसे एक टिप मिली थी कि पंजाब का मोस्ट वांटेड आदमी दिल्ली के किसी फार्म हाउस में छुपा हुआ है। वो अपनी टीम के साथ वहाँ पहुंची थी। उस आदमी को पकड़ने के चक्कर में एक छोटी बच्ची को भी वहाँ से बचाना पड़ा। पुलिस और बदमाशों के बीच में फायरिंग शुरू हो जाती है। रिया उस बच्ची को छिपने को कहती है लेकिन वो बच्ची एक जगह टिकती ही नहीं और उसे गोली लग जाती है। रिया जोर से चीखने लगती है क्योंकि उसे काफी गुस्सा आ रहा था कि वो उस बच्ची को बचा नहीं पाई और वो उस बच्ची की मौत का दोष खुद पड़ लेती है। उसे लगता है कि वो ही उसे बचा नहीं पाई। वो विक्रम से कहती है खुद को संभाले क्योंकि ये दुख ऐसा है जैसे गले में बंधा हुआ कोई पत्थर जिसमें इंसान बस डूबता ही चला जाता है। उधर हम जयराज को देखते हैं जिसे उसकी नर्स रतना इंजेक्शन लगाती है। वो रतना के साथ फ्लर्ट करने लगता है तभी अनन्या अंदर आती है। जयराज अनन्या को बताता है कि वो आज रैली में जाएगा और अनन्या को भी चलने को बोलता है क्योंकि वो वहाँ अपना चमत्कार दिखाना चाहता है। लेकिन अनन्या उसे एक फोटो दिखाती और कहती है इस चमत्कार का क्या करोगे। इससे जयराज को गुस्सा आ जाता है और उठने की कोशिश करता है। असल में तो वो ठीक है लेकिन अब वो उठ नहीं पा रहा। अनन्या बताती है कि रत्ना तुम्हारी रखेल नहीं है, वो मेरे साथ काम करती है। अभी जो तुम्हें इंजेक्शन दिया गया उससे तुम्हारे पैर सुन्न हो गए हैं। जयराज गुस्से में धमकी देता है कि वो दुनिया के सामने सच लेकर आएगा लेकिन अनन्या कहती है जब चलने और बोलने के काबिल हो जाओगे तब सच लाना। अगली सुबह सीआईबी के डिप्यूटी डायरेक्टर नवीन वहाँ पहुँच जाते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें आना पड़ा क्योंकि यहाँ इतने मर्डर्स जो हो रहे हैं। वहाँ पर प्रद्युत भी मौजूद था। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। एक रिपोर्टर अपने टेढ़े सवालों से रिया को गुस्सा दिला देती है। फिर वहाँ अपना प्रचार करने के लिए अनन्या भी पहुँच जाती है और पुलिस पर सवाल उठाती है कि अब इस गाँव के और कितने लोगों को मरना पड़ेगा। साथ ही में वो ये बात भी सामने लाती है कि रिया की लापरवाही के वजह से कुछ साल पहले एक छोटी बच्ची की मौत हो गई थी। रिया इससे शॉक्ड हो जाती है और फिर दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। वो एक दूसरे को घूरते हुए अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। रास्ते में रिया नवीन से पूछती है सर क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि मैं अपना काम सही से नहीं कर रही हूँ। नवीन जवाब देता है कि तुम काम कैसा कर रही हो ये मुझे नहीं पता लेकिन तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझ पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। उधर जिम्मी विक्रम के साथ उसी फार्मेसी में पहुंचता है जहां प्रमोद का मर्डर हुआ। वहां जिम्मी देखता है कि वहां बहुत पुरानी पुरानी किताबें रखी हैं। उन्हें एक शेल्फ के पीछे वही चिन्ह दिखाई देता है। बाहर सफाई करने वाला आदमी बताता है कि वो हर दिन दुकान की सफाई करता है और पहले ये दुकान एक गूंगी औरत चलाया करती थी और सुजय और विजय की माँ लीला अक्सर यहाँ पर आया करती थी। इसके बाद विक्रम बंटी से मिलने जाता है और पूछता है तेरी माँ लीला कहाँ है। जब बंटी नहीं बताता तो विक्रम उसे बहुत पीटता है। आखिर में वो लीला से मिलने पहुँचता है लेकिन लीला उस पर बंदूक तान देती है। कहती है कि अब मेरे बेटे को मारने के बाद अनन्या ने तुम्हें भेजा है मुझे मारने के लिए। विक्रम कहता है कि अनन्या ने आपके बेटे को नहीं मारा, जो वरदान देता है उन्हीं लोगों ने आपके बेटे को मारा है। आपको अपने बेटों का कातिल ढूंढना है और मुझे अपनी माँ को। हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तब लीला बंदूक नीचे रखती है और बताने लगती है कि वो सिक्का उन्हें कालिंदी दिया करती थी। उसके साथ में एक गूंगी औरत मैथिली भी रहती थी, वही जो दवाई दुकान चलाती थी और वेंकट की माँ भी है। विक्रम उसे वही चिन्ह दिखाता है और तब लीला उसे एक तस्वीर दिखाती है। बोलती है कि जब मैं पहली बार कालिंदी के घर गई थी तब मुझे ये फोटो वही मिली थी। सोचा था कि अगर इसकी पूजा करूंगी तो और वरदान मिलेंगे, इसीलिए मैंने उसे उठा लिया। पर हमें क्या पता था कि हम एक शैतान की पूजा कर रहे हैं। इसके बाद वो सारी बात रिया को बताता है और कहता है कि हमें वेंकट से पूछताछ करनी चाहिए। सभी लोग मिलकर वेंकट के घर की तलाशी लेते हैं लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता और वेंकट भी गायब है। रिया विक्रम को कॉल करती है तो वो बताता है कि वो अभी जिमी से मिलने आया है और वो जंगल में मिलने को बोलता है। जिमी बताता है कि उसने एक और चिन्ह डिकोड किया, दास पुत्रों का पैर। रिया सोचती है कि वेंकट भी तो दास पुत्र है, उसके पिता भी तो भरद्वाज के लिए काम करते थे। इसके बाद वो तीनों जंगल में जाते हैं। उसी गुफा के अंदर मशाल लेकर तीनों अंदर घुसते हैं क्योंकि वहाँ टॉर्च काम नहीं करता। विक्रम वहाँ बना हुआ एक ह्यूमन शेप जैसा कुछ दिखाता है जिसे देखकर रिया कहती है ये तो विट्रूवियन मैन जैसा लग रहा है। विक्रम सारे चिन्ह को एक एक कर जगह पर लगाता है। यहाँ जिमी समझ जाता है कि जितने भी मर्डर हो रहे हैं उन सभी के बॉडी पार्ट्स लेकर एक संपूर्ण मानव बनाया जा रहा है। अब वो तीनों वापस आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मंडल के लोग आखिर चाहते क्या है। रिया कहती है ये लोग जो भी है इन्हें ह्यूमन एनाटॉमी की अच्छी समझ है। इस बीच मालिक वहाँ आता है और वेंकट की कुछ चीजें लाता है। उनमें एक छोटी बच्ची की तस्वीर होती है और कविता का एक चैन। अनुपम रिया को कॉल करके बताता है कि इम्प्लांट से उस लड़की का नाम पता चल गया। लड़की का नाम है कविता भरद्वाज। विक्रम ये नाम सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि अब उसे समझ आ गया उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब वेंकट छोटा था तो वो अक्सर अपना समय बिताने के लिए भरद्वाज के घर पे चला जाता था क्योंकि वहीं मैथिली काम करती थी और वहीं उसकी दोस्ती
कविता से हुई थी। वेंकट याद करता है कि मैथिली ने उससे कहा था कि तुम इस शराब से नहीं भाग सकते, लेकिन इससे जिंदा जरूर बच सकते हो। उसी समय वेंकट को मारने के लिए वो खूनी वहाँ पहुँच जाती है और अपनी तलवार निकाल लेती है। वेंकट उसे कहता है कि मशीन के हिसाब से आपको दासपुत्र के पैर चाहिए। वो सामने अवधेश को लाता है और कहता है ये भी तो दासपुत्र है। मेरी माँ ने तुम्हारे मंडल के लिए उम्र भर काम किया, कम से कम मुझे तो छोड़ दो। 25 साल पहले लद्दाख में जिमी को दिखाया जाता है, जो वहीं से अपने बेटे जुल्फी को कॉल करता है। तभी उसे अपने बेटे से ही बुरी खबर मिलती है कि उसकी पत्नी की 20 दिन पहले ही मौत हो चुकी है। फिर जिमी की बीवी की बहन फोन लेकर जिमी को डांटने लगती है। उसे चिल्लाकर पूछती है कि आखिर तुम दुनिया के किस कोने में हो, ना तुमसे फोन पर बात हो पाती है, ना कोई मैसेज आता है। एक बाप होकर भी सारे काम इस छोटे से बच्चे को करना पड़ा। अब कहानी आती है साल 2022 में चरणदासपुर में। शास्त्री जिमी की पोती नूर को लेकर उसके घर आता है और कहता है, जुल्फी और तुम्हारी पत्नी जेनिफर के मरने के बाद मैं तुम्हारी पोती नूर को लेकर आया हूँ। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर अच्छे बाप नहीं बन पाए तो कम से कम अच्छे दादाजी तो बन जाओ। नूर अपने हाथ में अपने मम्मी पापा की फोटो पकड़ी होती है। जिम्मी उसे बात करने की कोशिश करता है और जुल्फी की फोटो दिखाते हुए कहता है, यही तुम्हारे पापा है जुल्फी, और मैं तुम्हारा दादाजी। नूर रोते हुए अपने दादाजी जिम्मी को गले लगा लेती है। अब कहानी आती है प्रेजेंट में। जिम्मी एक सिंबल को डिकोड करने में लगा हुआ था। उधर रिया को एक बच्चे की डेड बॉडी मिलती है। तभी जिमी का कॉल आता है, मैंने नया सिंबल डिकोड कर लिया है, उसका मतलब है बाल हृदय। वहीं विक्रम मुर्दा घर में अपनी पत्नी की बॉडी के पास बैठा होता है। उसके हाथ में उसकी पत्नी की चैन होती है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वहाँ अनन्या आती है और वो भी अपनी बहन को मरा हुआ देखकर रोने लगती है। लेकिन विक्रम उससे बहुत गुस्से में कहता है कि हॉस्पिटल के डिस्चार्ज पेपर्स पे तुम्हारे सिग्नेचर्स थे। अनन्या कहती है, वेंकट मुझसे बहुत सारे पेपर्स पे साइन करवाता है, मैं हर चीज का ध्यान नहीं रखती और इतने सालों में कभी गड़बड़ी भी नहीं हुई। विक्रम कहता है, ये चैन मैंने कविता को दी थी और अब ये मुझे वेंकट के घर से मिली। शायद कविता की हालत के पीछे वेंकट ही जिम्मेदार है। वो बचपन से ही कविता के लिए पागल था। हो सकता है कि वही इन सब के मर्डर्स के पीछे हो। तभी अनन्या का नौकर आता है और कहता है, ऋत्विक मिल नहीं रहा। घर के सीसीटीवी फुटेज में वही खूनी दिखाई देती है जो ऋत्विक को उठाकर ले जा रही थी। अनन्या घबरा जाती है और पुलिस पर सवाल उठाती है कि आखिर आप लोग कर क्या रहे थे। विक्रम कहता है, जरूर इसके पीछे वेंकट है। रिया उसे समझाती है, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा, कमिश्नर को जानकारी दे दी गई है और पूरी पुलिस फोर्स काम में लग चुकी है। विक्रम पूछता है, आखिर अगला सिंबल क्या है। अनन्या हैरान होकर पूछती है, कौन से सिंबल्स। रिया कहती है, मर्डर्स सिंबल्स के हिसाब से हो रहे हैं और अगला सिंबल है बाल हृदय। मीडिया भी वहाँ पहुँच चुकी थी और रिया उनसे कहती है, हम जल्द से जल्द किडनैपर को पकड़ लेंगे। वहाँ से निकलते ही मलिक बताता है कि एक औरत मिली है जिसने किडनैपर को देखा है। उधर वेंकट अपने घर पर कुछ सामान चुराने आता है, लेकिन तभी खिड़की से विक्रम अंदर घुस जाता है। वेंकट छिप जाता है। विक्रम को वहाँ एक अखबार मिलता है जिस पर ड्राइंग बनी होती है, जिससे पता चलता है कि वेंकट कविता के लिए कितना पागल था। उसे वहाँ कविता का रुमाल और फोटो भी मिलते हैं। वेंकट कविता के प्यार में इतना पागल था कि वो शादी करके उसके साथ एक नया घर बसाना चाहता था। ऑफिस में वही बूढ़ी औरत आती है जिसने किडनैपर को देखा, इसलिए रिया तुरंत हरि किशन चौक के आसपास पुलिस फोर्स बढ़ा देती है और रास्ते में सारी गाड़ियाँ और हर इंसान को चेक किया जाता है ताकि ऋत्विक को ढूंढा जा सके। बूढ़ी औरत ने बताया था कि उसने एक एम्बुलेंस देखी थी, इसीलिए पुलिस की नजरें अब हर एम्बुलेंस पर होती है, लेकिन किसी भी हॉस्पिटल की कोई एम्बुलेंस फिलहाल मिसिंग नहीं है। उधर जिम्मी अगला सिंबल डिकोड करने में लगा हुआ है। एक हॉस्पिटल होता है जिसके पास 3 एम्बुलेंस है, लेकिन उनमें से एक एम्बुलेंस अभी तक लौटी नहीं है। 2 हवलदारों को एक एम्बुलेंस दिखती है जो एक जगह पर खड़ी थी। रिया मालिक को कॉल करती है अपडेट के लिए, लेकिन मालिक कहता है कि मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ डीब्रीफिंग के लिए। रिया हैरान होकर कहती है, लेकिन मैंने तो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया। तभी पीछे से प्रद्युत आकर कहता है, ये ऑर्डर मैंने दिया, अब इस केस की कमान को मैं संभाल रहा हूँ, मैं बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूँ और तुम्हें दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। तुम इस केस में मेरे साथ काम कर सकती हो, लेकिन अब तुम सीधे मुझे रिपोर्ट करोगी। मगर रिया इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं थी। उधर उन 2 हवलदारों में से एक जैसे ही एम्बुलेंस के अंदर झांकता है, कोई उस पर हमला कर देता है। जिम्मी कुछ सबूत ढूंढने के लिए फार्मेसी पहुंचता है। इधर रिया और बाकी लोग को पता चलता है कि 2 हवलदारों को वही एम्बुलेंस मिल गई है। वेंकट को दिखाया जाता है जो कविता पर कैमरे के जरिए नजर रखता था और अभी भी वो उसी की सारी वीडियोस देख रहा था। उधर पुलिस की टीम उसी सुनसान जगह पहुंचती है जहां वो एम्बुलेंस खड़ी है, लेकिन प्रद्युत कह देता है कि जब तक स्पेशल फोर्स नहीं आ जाती तब तक कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। मगर रिया रुकने वालों में से नहीं थी, क्योंकि एक बच्चे की जान खतरे में थी। प्रद्युत उसे कहता है, तुम फील्ड पर काम करने के लिए बनी ही नहीं हो। एक बच्चे को बचाने के बजाय तुम वहीं फ्रीज हो गई थी और तुम अब भी वही कर रही हो। विक्रम आखिरकार वेंकट को ढूंढ लेता है और उसे जोर से पीटने लगता है। पूछता है, आखिर उसने कविता को क्यों मारा। काफी देर इंतजार करने के बाद रिया आगे बढ़ने लगती है। मलिक प्रद्युत को समझाता है
एक बच्चा इसमें शामिल है और वो भी पॉलिटिकली कनेक्टेड फैमिली से। अगर कल इंक्वायरी हुई तो हमसे यही पूछा जाएगा कि हमने एक्शन क्यों नहीं लिया, इसीलिए एक्शन तो लेना पड़ेगा। वेंकट बताने लगता है कि बचपन से ही उसे कविता बहुत पसंद थी और वो उससे शादी करना चाहता था। फिर उसने कविता के पापा के लिए काम करना शुरू किया ताकि वो खुद को कविता के लायक बना सके। रिया और सभी लोग उस एम्बुलेंस को घेर कर खड़े हो जाते हैं। वेंकट आगे बताता है कि उसने कविता के लिए एक घर भी खरीदा था और जब वो उसे प्रपोज करने जा रहा था तभी उसने कविता को विक्रम के साथ देखा। उसे बहुत गुस्सा आया। एक दिन मकान मालिक से झूठ बोलकर वो कविता के घर में घुस जाता है। वहीं उसे कविता की चैन मिलती है। फिर वो पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा देता है जिनसे वो कविता पर हर दिन नजर रखता था। इन्हीं कैमरों से उसे $multi-million स्कैम के बारे में पता चला जिसमें मिस्टर सुमेर रायना शामिल था। वेंकट ये सारी बात सुमेर को बता देता है, ये सोचकर कि सुमेर के आदमी विक्रम को मार डालेंगे और कविता वेंकट की हो जाएगी। लेकिन विक्रम बच जाता है और कविता कोमा में चली जाती है। रिया एम्बुलेंस के अंदर घुसती है और उस पर भी डार्ट्स के जरिए हमला होता है, लेकिन वो खुद को बचा लेती है। ऋत्विक अंदर ही कैद होता है। रिया ऑटोमेटेड डार्ट्स को चकमा देती है और ऋत्विक को बचाने पीछे पहुंच जाती है। आखिर में वो सारी मशीनें तोड़कर ऋत्विक को पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल लेती है। अनन्या अपने बेटे को गले लगा लेती है और रिया को थैंक यू कहती है। रिया भी काफी खुश थी। तभी उसे वही छोटी बच्ची नजर आती है जो रिया को देखकर मुस्कुराने लगती है और फिर हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। उधर विक्रम वेंकट से पूछता है, अगर तू कविता से इतना प्यार करता था तो उसे मारा क्यों? वेंकट कहता है, मैंने नहीं मारा, तूने मारा है। ये सुनकर विक्रम उसका गला दबाने लगता है और उसे वहीं मार डालता है। उधर रिया को लगने लगता है कि ये सब कुछ बहुत ज्यादा ही आसान था। अगर कातिल को सच में ऋत्विक चाहिए था तो हम इतनी आसानी से उसे ढूंढ नहीं पाते। एक किताब के जरिए जिमी को अपने दादाजी के बारे में पता चलता है, मतलब गियासुद्दीन खान के बारे में। उन्हीं की बातों पर गांव वालों ने आयस्थ मंडल के ठिकानों पर हमला कर दिया था और उनके सारे मंसूबे मिट्टी में मिला दिए गए थे। गियासुद्दीन का अपना पोता मोइनुद्दीन इन्हीं आयस्थ मंडल वालों के हाथों मारा गया था। मगर जिमी सोचता है मोइनुद्दीन तो उसके बड़े भाई का नाम था जिसे एक बीमारी हुई थी, वही बीमारी जो नूर को भी थी। लेकिन अगर मोइनुद्दीन को बीमारी से नहीं बल्कि आयस्थ मंडल ने मारा तो क्या अपने पोते के लिए गियासुद्दीन ने कोई वरदान मांगा था? क्या वही था बाल हृदय? फिर जिम्मी अपने बेटे जुल्फी की फोटो देखता है जिसका अंगूठा कटा हुआ था, मतलब जुल्फी ने नूर के लिए वरदान मांगा था। जिम्मी घबरा जाता है और नूर को ढूंढने निकल पड़ता है। उसे नूर एक जगह बैठी हुई नजर आती है जो बहुत डरी हुई थी और उसके पीछे वही खूनी खड़ा हुआ था। टैबलेट से उठते हुए धुएं की वजह से जिम्मी वही फ्रीज हो जाता है और वो खूनी नूर को मार डालता है। रिया तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है जिमी से मिलने के लिए। उसे अभी अभी होश आया था। रिया उससे मिलती है और नूर के साथ जो हुआ उसके लिए उसे माफी मांगती है। जिमी उसे किताब खोलने को कहता है। जब रिया 5वां पन्ना खोलती है तो उसमें उसी की फोटो होती है। जिमी उसे बताता है कि तुम भी इस मंडल का हिस्सा हो। अब कहानी जाती है साल 1951 में। हम आनंद और नंदिनी नाम के कपल को देखते हैं। आनंद नंदिनी के साथ वरुण जंगल के सामने एक बंगले में शिफ्ट होता है। उन्हें रिसीव करने के लिए जयानंद और रॉबर्ट मैक्यूली आते हैं। रॉबर्ट वही है जिसने वो किताब लिखा था और वो यहाँ 15 साल से फॉरेस्ट ऑफिसर रह चुका है। गियासुद्दीन भी आनंद से मिलने आता है। आनंद बिना वक्त गवाए आयस्थ के ठिकाने को देखने जाना चाहता था, लेकिन बाकी लोग बात को टालने लगते हैं और कहते हैं बाद में चलेंगे, अभी तो बहुत तेज बारिश हो रही है। दरअसल आनंद यहाँ पर एक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए आया था, इसलिए उसका काम है यहाँ जंगल को साफ करवाना। आयस्थ का ठिकाना जो जंगल के बीचों बीच है उसे भी हटाना होगा। रॉबर्ट सलाह देता है कि वरुण जंगल के अलावा एक और जंगल है, वहाँ पर आप न्यूक्लियर प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, तो वहाँ ध्यान दीजिए। मगर आनंद और नंदिनी मानने को तैयार नहीं होते। बारिश रुकने के बाद वो दोनों गियासुद्दीन और रॉबर्ट के साथ जंगल में उस ठिकाने को चेक करने निकल पड़ते हैं। रास्ते में नंदिनी पूछती है, ये आयस्थ है क्या? गियासुद्दीन बताने लगता है, कुछ औरतों ने मिलकर अपना एक मंडल बनाया है। गाँव वालों का मानना है कि वो सब शैतान की पूजा करती है और ये औरतें डायन है जो काला जादू करती है, इसलिए गाँव वाले यहाँ नहीं आते। लेकिन मैं कई सालों से इनके भगवान और इनके सिंबल्स को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। नंदिनी रॉबर्ट से पूछती है, आपको इन सब पे विश्वास है क्या? रॉबर्ट कहता है, मेरे विश्वास करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है, कुछ चीजें होती हैं जो इंसानी समझ से परे होती है। आखिर में वो सब आयस्थ के गुफा तक पहुँच जाते हैं। आनंद सोचता है कि वो मंडल की औरतों से बात करेगा और उन्हें समझाएगा कि वो उनके लिए किसी दूसरी जगह पर एक बड़ा ठिकाना बनवा देगा, लेकिन गियासुद्दीन कहता है आपका वहाँ जाना ठीक नहीं होगा, नंदिनी को जाने दीजिए। इसलिए नंदिनी अंदर जाती है और वहाँ कुछ औरतें होती हैं। उनके बीच
रुक्मिणी भी थी। रुक्मिणी नंदिनी से कहती है, दूसरों का धर्म लोगों को काला जादू ही लगता है और उसे मानने वाले डायन या तांत्रिक हम लोग साधारण हैं जो अपने भगवान की भक्ति करते हैं। बस इतनी सी बात गांव वालों को समझ नहीं आती। रुक्मिणी अपना परिचय देती है कि उसका नाम रुक्मिणी है और वो अंग्रेजी में बात करके ये भी बता देती है कि वो काफी पढ़ी लिखी भी है। नंदिनी कहती है, मैं एक रिसर्च साइंटिस्ट हूँ, आप बताइए कि आपके भगवान का नाम क्या है। रुक्मिणी जवाब देती है, यस्त। नंदिनी कहती है, इसके बारे में तो कभी सुना नहीं। रुक्मिणी मुस्कुरा कर कहती है, यस्त अपने भक्त खुद चुनते हैं, क्या पता वो तुम्हें भी चुन ले। नंदिनी मुस्कुरा कर कहती है, मैं भगवान को नहीं मानती। तभी उसकी नजर नीले पत्थर पे जाती है। कितने में वहाँ पर आनंद आ जाता है और बिना वक्त गवाए वो रुक्मिणी को बता देता है कि सरकार यहाँ पर एक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट शुरू करने वाली है, इसीलिए वो कहता है आपसे खास तौर पर कहा गया है कि आप अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर लीजिए। दोनों जाने लगते हैं तो रुक्मिणी कहती है, यास्त ने खुद इस जगह को चुना है, अगर इस जगह को तोड़ने की कोशिश की गई तो जो विनाश आएगा उससे तुम्हें सरकार भी नहीं बचा पाएगी। मगर आनंद और नंदिनी उसकी बात को अनसुना करके चले जाते हैं। घर आकर नंदिनी परेशान लग रही थी, वो एक मशीन पर काम कर रही थी। वो आनंद को बताती है कि उस मूर्ति पर जो पत्थर लगा था वो शायद इस दुनिया का था ही नहीं, उसे वहाँ कुछ अलग तरह की ऊर्जा महसूस हुई। वो कहती है, हमें शायद किसी और जगह प्रोजेक्ट के लिए देख लेना चाहिए। लेकिन आनंद गुस्से में कहता है, अगर ऐसा किया तो हमें पूरा काम दोबारा शुरू करना होगा। बॉम्बे में नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, उससे पहले मैं यहाँ सब कुछ खत्म करना चाहता हूँ, हमारे पास टाइम नहीं है। नंदिनी कहती है, लेकिन उस जगह पर कुछ तो था, मुझे सच में कुछ महसूस हुआ। मगर आनंद उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। कहता है कि हम साइंस पर, फैक्ट्स पर भरोसा करते हैं, किसी की फीलिंग्स पर नहीं। इसके बाद दिखाया जाता है कि जंगल की सफाई शुरू हो चुकी है। आयस्त मंडल के ठिकाने को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। रात काफी हो चुकी थी तो आनंद नंदिनी को घर जाने को बोलता है। गयासुद्दीन नंदिनी को घर छोड़ने निकलता है। रास्ते में नंदिनी की मुलाकात रुक्मिणी से होती है। रुक्मिणी उसे धमकाती है, अब जो होगा उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। तुम्हें क्या, पूरे गाँव वालों को चुकानी पड़ेगी। गयासुद्दीन कहता है, उससे बात करने की जरूरत नहीं। उसके जाने के बाद बिजली इतनी तेज कड़कती है कि आसमान में यास्त की झलक दिखाई देती है। जब रात में नंदिनी सो रही थी तभी रुक्मिणी और मंडल की कुछ औरतें उसके घर आ जाती हैं। वो लोग आयस्त ग्रंथ लेकर आती हैं जो कई पीढ़ियों से उनके पास है। उनका मानना है कि जब यास्त पहली बार धरती पर आया था उसी ने ये ग्रंथ लिखा था। नंदिनी पूछती है, आप मुझे ये सब क्यों बता रही हैं? रुक्मिणी कहती है, क्योंकि इस ग्रंथ में तुम्हारा भी जिक्र है। रुक्मिणी ग्रंथ से एक लाइन पढ़ती है, अगर गाँव वाले उस स्थल को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो यास्त का फिर से पुनर्जन्म होगा और जो औरत उस स्थल को तोड़ने की कोशिश करेगी वही यास्त के निर्माण में भी मदद करेगी। वो खुद एक ऊर्जा यंत्र पे काम कर रही होगी। नंदिनी कहती है, मैं एक पार्टिकल फिजिसिस्ट हूँ तो मुमकिन है कि मैं किसी न किसी मशीन पर काम करते रहती हूँ। रुक्मिणी उसे एक यंत्र की फोटो दिखाती है। कहती है, क्या तुम अक्सर ऐसे ही यंत्रों पे काम करती हो? नंदिनी हैरान हो जाती है। फिर रुक्मिणी पूछती है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? नंदिनी डर जाती है। कहती है, सच कहते हैं लोग तुम लोग काला जादू भी करती हो। रुक्मिणी कहती है, मुझे लगा तुम साइंस पर यकीन करती हो, लेकिन तुम भी बाकियों की तरह ही निकली। नंदिनी सोचती है, उसने अभी तक आनंद को प्रेगनेंसी के बारे में भी नहीं बताया। रुक्मिणी कहती है, हमें भी नहीं पता, लेकिन यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है और इसमें यह भी लिखा है कि वो औरत विधवा होगी। नंदिनी मुस्कुराती है, कहती है, तो फिर मैं वो औरत नहीं हूँ। आप लोग मेरे पति से मिल चुके हैं, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। मगर रुक्मिणी उसे कहती है, सोचो, अगर तुम यास्त को बनाने में मदद करोगी तो आगे चल के तुम एक मरे हुए शरीर में भी जान डाल सकती हो। तभी जयानंद वहाँ कर एक बुरी खबर देता है, आनंद का एक्सीडेंट हो गया, उसके ऊपर एक पेड़ गिर गया और वो मर गया। 1 साल के बाद नंदिनी एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन अब भी नंदिनी आयस्त से अपना ध्यान नहीं हटा पा रही थी, इसलिए वो अब पक्का मन बना लेती है कि वो मशीन बनाएगी। आखिरकार नंदिनी उस यंत्र को बना लेती है जिसका नाम होता है आयस्थ यंत्र। नंदिनी बता देती है कि इस जगह पर अंगूठा डाला जाएगा और इंसान को वरदान मिलेगा, लेकिन नंदिनी डरी हुई है। यास्त के निर्माण में कई लोगों की जान जा सकती है। रुक्मिणी कहती है, इसे बलिदान बोलते हैं। नंदिनी कहती है, अगर सच में तुम्हारे भगवान का निर्माण हो सकता है तो मरे हुए इंसान भी जिंदा हो सकते हैं। यास्त के शरीर के लिए उसके पुरुषों को बहुत ध्यान से चुना जाता है और वरदान की कीमत सिर्फ अंगूठा नहीं बल्कि अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। गयासुद्दीन भी गया था वरदान मांगने, लेकिन उसके बेटे को मार दिया गया बाल हृदय के लिए। और गाँव में और भी बहुत लोगों को मारा जाता है जिनके बॉडी पार्ट से यास्त को बनाया गया। अब आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आ जाता है। गयासुद्दीन गाँव वालों को भड़काने लगता है कि मंडल के लोगों को मारना पड़ेगा क्योंकि सभी ने अपने अपने घर वालों में से किसी न किसी को खोया है। रुक्मिणी को पता चलता है कि गांव वाले इसी तरफ आ रहे हैं। वो नीला मणि यास्त के शरीर पे लगा देती है जिससे यंत्र एक्टिवेट हो जाता है। नंदिनी भी काफी खुश थी क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत बड़ा था, लेकिन उसका चेहरा तब मुरझा जाता है जब रुक्मिणी कहती है, अब चरणदासपुर के लोगों को मरना पड़ेगा क्योंकि यास्त के जन्म के बाद एक नई दुनिया की शुरुआत होगी और उसके लिए पुराने लोगों को तो मरना पड़ेगा। अब सर्वन
सत्यानाश शुरू हो चुका है। आसमान से बारिश नहीं, कीड़े गिर रहे हैं। हॉस्पिटल में सारे बच्चे मरे हुए पैदा हो रहे हैं। नंदिनी ये सब देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है, क्योंकि वो किसी को मरने नहीं देना चाहती थी। यास्त को होश आने लगता है, लेकिन गुस्से में नंदिनी उसके शरीर को मशीन से डिस्कनेक्ट कर देती है और कहती है कि अगर मैं यास्त बना सकती हूँ तो इसे बर्बाद भी कर सकती हूँ। नंदिनी को रोकने के लिए रुक्मणी नंदिनी को मार डालती है। तभी गाँव वाले बाहर पहुँच जाते हैं और मंडल के लोग दरवाजे को अंदर से पकड़ के खड़े हो जाते हैं। यास्त धीरे धीरे होश में आ रहा था, मगर तभी नंदिनी अपनी आखिरी बची भी जान जुटाकर उठती है और यास्त के शरीर में आग लगा देती है। रुक्मिणी जोर से चिल्लाती है। राधा उसे रोकती है, कहती है तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम ही हो जो हमारे सपने को पूरा कर सकती हो। मोक्ष नाम की लड़की मणि और यंत्र उठाती है और रुक्मिणी को लेकर निकलती है। तभी गाँव वाले अंदर आ जाते हैं। राधा गियासुद्दीन के सामने एक कंटेनर फोड़ देती है, जिससे कि जोरदार धमाका होता है। नंदिनी की बेटी बच गई थी, जिसे जूलियो नाम के आदमी ने गोद ले लिया और वही बच्ची रिया की माँ थी। और अब रिया को समझ आ जाता है कि फ्लैशबैक में जो वो अपनी जैसी लड़की को देखा करती थी वो असल में कोई और नहीं बल्कि उसकी नानी नंदिनी थी, जो उसे कुछ बताना चाहती थी, मगर रिया आज तक समझ नहीं पाई कि क्या। लेकिन आज सुबह एक शब्द उसके दिमाग में आया, यास्त। मगर उसका सवाल है आखिर ये यास्त है क्या। एक फ्लैशबैक में हम फिर से कालिंदी को देखते हैं, मतलब शास्त्री की पत्नी को, जो दो लड़कियों को आयस्त मंडल में लेकर आती है और उन्हें एक लोहे से बने फर्श पर खड़ा कर देती है। वो कहती है कि थोड़ी देर में ये फर्श तपने लगेगा, लेकिन अगर तुम वो पत्थर आयस्त मंडल पर फेंकोगी तो ये लोहा ठंडा हो जाएगा और जो भी तुम दोनों में से अंत तक टिकेगा उसे ही महायोद्धा चुना जाएगा। फिर कालिंदी एक लीवर खींचती है, जिसे लोहे का फर्श गर्म होने लगता है। आखिर में एक लड़की हार मान लेती है और दूसरी लड़की मोक्ष वहीं खड़ी रहती है। प्रेजेंट में हम उसी लड़की मोक्ष को देखते हैं, जो जंगल में एक झोपड़ी के अंदर मेडिटेट कर रही होती है। उसे बिच्छू भी काट लेता है, लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये वही लड़की है जो यास्त के नाम पर गांव वालों को मारती है। विक्रम अपने घर पर आता है तो उसे उसके पापा विश्वनाथ कहते हैं कि वो लोग वापस दिल्ली जा रहे हैं। विक्रम कहता है कि वो यहाँ से नहीं जाएगा। इस पर उसके पापा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर तू ये सारी गुत्थी सुलझा भी लेगा तो मिलेगा क्या, तेरी माँ वापस आ जाएगी। बाप बेटे के बीच बहस बढ़ जाती है और विश्वनाथ वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ वही लड़की मोक्ष आती है और विक्रम को डांट मारकर बेहोश कर देती है। फिर वो विक्रम को एक बोरी में भरकर वहाँ से निकाल लेती है। इधर रिया बार बार विक्रम को कॉल कर रही थी, लेकिन वो फोन ही नहीं उठाता। वो उसे मैसेज करती है। तभी विक्रम के फोन से अनन्या कॉल करती है, कहती है कि प्रॉब्लम हो गई है। रिया को पता चलता है विक्रम को भी किडनैप कर लिया गया। रिया बैकअप के लिए प्रद्युत को कॉल करती है, क्योंकि अब सीआईबी प्रद्युत के ऑर्डर पे चल रही है, लेकिन प्रद्युत उसकी एक नहीं सुनता। अनन्या कहती है लोकल पुलिस आपकी मदद करेगी, इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ, अब जो मैं आपकी दोस्त हूँ। इस बीच एक आदमी शौचालय से बाहर आता है तो बाहर लगे एक नोटिस को देखता है, जिसमें सीआईबी की तरफ से लोगों से अपील की गई होती है कि अगर मैथिली कहीं दिखे तो तुरंत इन्फॉर्म करें। वो आदमी ऑटो ड्राइवर होता है और उसी के ऑटो में मैथिली जंगल गई थी। ये जानकारी प्रद्युत तक पहुंच जाती है। रिया विक्रम के बगल वाले घर में लगे सीसीटीवी कैमरा को चेक करने जाती है। वहाँ से वही लड़की दिखती है जो लोगों को किडनैप करती है, मारती है और एक छोटे से टेम्पो से उसका आना जाना होता है। एक आदमी पुलिस को बताता है कि वही लड़की दो कांस्टेबल को मार के निकल गई। प्रद्युत अपनी टीम के साथ मैथिली को ढूंढने के लिए जंगल पहुंचता है। रिया भी जंगल पहुंचती है किडनैपर को ढूंढते हुए, और उन्हें वहां पर एक घर के सामने वैन दिखती है। सब लोग एक घर के अंदर जाते हैं और वहां मालिक को रुक्मिणी की एक जली हुई फोटो मिलती है, लेकिन वो लोग रुक्मिणी को पहचान नहीं पाते। रिया एक ढक्कन खोलकर अंदर जाती है और वो जगह किसी कंट्रोल रूम जैसा लग रहा था, लेकिन तभी एक ऑफिसर राजेश उसे अंदर ही बंद कर देता है और किसी को कॉल करके कहता है काम हो गया। रिया अंदर एक और रास्ते को ढूंढती है जो किसी अंधेरे हॉल जैसा लगता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वहाँ वही किडनैपर लड़की मोक्ष आ जाती है और रिया को उसी जगह कैद कर देती है। रिया दरवाजा खोलने के लिए बिजली के तार जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे जोर का झटका लग जाता है। मालिक तस्वीर जिमी को दिखाता है और कहता है आखिर ये औरत है कौन। तो जिमी कहता है ये तो रुक्मिणी भरद्वाज है। यहाँ होता है बड़ा खुलासा। भरद्वाज नाम से ये तो साफ हो गया कि रुक्मिणी अनन्या वाले परिवार से ही है और अब प्रेजेंट समय में अनन्या ही आस्था मंडल की महामणि है। वो यस्त को जिंदा करने की कोशिश कर रही है और उसी के कब्जे में विक्रम भी होता है। विक्रम हैरान होता है और अनन्या उसे कहती है कि तुम ये कभी नहीं समझोगे, मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस दिन के लिए ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। अगर मैं पीछे हट गई तो यास्त बनाने का सपना टूट जाएगा। वो बताती है कि कविता ने बलिदान दिया था और अब आखिरी बलिदान विक्रम का होगा। यस्त का आखिरी पुर्जा अलौकिक पुत्र, जो कोई और नहीं बल्कि विक्रम है, जिसने एक बार मौत को धोखा दिया हो, उसका खून। विक्रम चिल्लाता है आखिर तुम ये सब
सब क्यों कर रही हो? अनन्या कहती है ये सब तुम्हारे समझ के बाहर है। फिर वो वसुधा को वहाँ पर बुलाती है और विक्रम अपनी माँ को देखकर दंग रह जाता है, लेकिन वो अपने बेटे को पहचान ही नहीं पाती। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वरदान मांगते समय वसुधा कहती है कि उसका बेटा पवन ठीक हो जाए, लेकिन बेटा ठीक ही नहीं होता। वसुधा को अंदर लाया जाता है जहाँ रुक्मिणी उससे मिलने आती है और बताती है तुम्हारा बेटा वरदान मांगने से पहले ही मर चुका था। तीर कमान से निकल चुका है लेकिन निशाने पर लगा नहीं। गुरुजी पूछते हैं इस औरत का क्या करें? रुक्मिणी कहती है इसने वरदान मांगा था जो पूरा नहीं हुआ। जब तक वरदान पूरा नहीं होता इसे मार नहीं सकते, इसे यहीं रखो। उधर वसुधा जो अपने बेटे को पहचान नहीं पा रही उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देती है। इसके बाद विक्रम के खून को यास्त के बने हुए शरीर में भेजा जाता है और अनन्या उसमें नीला पत्थर लगा देती है। अब बस कुछ ही समय में यास्त जिंदा हो जाएगा। उधर रिया को फिर से नंदिनी के फ्लैशबैक्स याद आते हैं और वो होश में आ जाती है। आखिरकार वो मंडल तक पहुंच जाती है। रिया गुरुजी को मार डालती है। फिर वो योद्धा मोक्ष से लड़ती है। तभी वहाँ की लाइट्स टिमटिमाने लगती है और यंत्र चालू हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को वरदान मिल रहा हो। विक्रम के शरीर से खून आना बंद हो जाता है। यास्त अब विक्रम से खून नहीं ले पा रहा था। तभी अनन्या को समझ आता है कि ये वही अधूरा वरदान था जो वसुधा ने मांगा था कि उसके बेटे की जान बच जाए, और अब 20 साल के बाद वो वरदान पूरा हो रहा है। विक्रम होश में आ जाता है और ब्लू पत्थर की चमक खत्म हो जाती है। अनन्या अब वसुधा पर गुस्से में थी। वो चाकू उठाकर विक्रम को मारने जाती है, लेकिन रिया उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके गर्दन पर वही चाकू घुमा देती है और उसे मार डालती है, ठीक जैसे नंदिनी को मारा गया था। विक्रम की जान बच जाती है। अब इसके बाद वाले सीन में हम देखते हैं कि रिया बड़े ऑफिसर्स को मंडला सिंबल्स के बारे में बता रही थी। वो कहती है कि दुनिया में जो कुछ भी चीजें होती हैं वो सब कहीं ना कहीं इसी से जुड़ी होती हैं। गांव के लोग यास्त नाम के भगवान को फिर से जिंदा करना चाहते थे, एक फ्रैंकेनस्टाइन की तरह। अगर विक्रम की बात की जाए तो वो जिसे ढूंढ रहा था आखिरकार वो उसे मिल ही गया, लेकिन उसके लिए उसे एक कीमत भी चुकानी पड़ी। अगर रिया की बात करें तो वो अभी भी चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि अभी भी पूरी कहानी सामने नहीं आई है। अभी बहुत कुछ बाकी है जो हमारी समझ से ही नहीं बल्कि सोच से भी परे है। मोक्ष अब जेल में बंद है, लेकिन तभी कोई उसे बचाने के लिए आता है। ये देखकर वो मुस्कुराती है। दूसरी तरफ वो यंत्र एक बार फिर से एक्टिवेट हो जाता है और इसी के साथ मंडला मर्डर्स यहीं पर एंड होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।